ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक दौर था। एक ऐसा दौर जहां साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था, पर अंदर ही अंदर उसके अंत की शुरुआत भी हो रही थी। हम बात कर रहे हैं 1876 से 1899 के उस समय की, जो आप कह सकते हैं तनाव, बड़े बदलावों और टकरावों से भरा हुआ था। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प दौर में चलते हैं। अब इस दौर का जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है वो इस एक तस्वीर में छुपा है। जरा सोचिए, एक तरफ दिल्ली में शानदार शाही दरबार का जश्न मन रहा है और दूसरी तरफ देश में एक भयानक अकाल फैला हुआ है जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ये जो दोहरी हकीकत थी ना, बस यहीं से आने वाले दशकों की पूरी कहानी की नींव रखी गई। तो कहानी का पहला किरदार एक वाइसरॉय, लॉर्ड लिटन, जिसकी नीतियों ने कहना चाहिए इस साम्राज्य की नींव तक हिला दी। फिर आया एक कानून, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। मकसद था आवाज को दबाना, पर हुआ ठीक उल्टा, आवाज और बुलंद हो गई। इसके बाद हवा बदली, आया बदलाव का दौर। एक नया वाइसरॉय, लॉर्ड रिपन, जो शायद जख्मों पर मरहम लगाने आया था। और हां, इसी सारी उथल-पुथल के बीच एक संस्था का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर भारत का पूरा भविष्य ही बदल दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। उधर साम्राज्य अपनी सरहदों को मजबूत करने में लगा था, ड्यूरेंट लाइन खींच रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि असली चुनौती तो सीमाओं के अंदर ही पनप रही थी। और फिर जब सब्र की सारी हदें टूट गईं, तो विरोध ने एक नया और ज्यादा हिंसक रूप ले लिया, हत्या। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसे साम्राज्य की दास्तां है जो बाहर से तो बहुत मजबूत, बहुत शानदार दिखता था, पर अंदर ही अंदर ये कॉन्ट्रडिक्शन से, यानी विरोधाभासों से भरा हुआ था। अच्छा, तो शुरुआत होती है 1876 के रॉयल टाइटल एक्ट से। इसके तहत महारानी विक्टोरिया को काइजर-ए-हिंद का टाइटल दिया गया, मतलब भारत की साम्राज्ञी। पर सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या थी? इसकी टाइमिंग। 1877 में जब दिल्ली में इस बात का जश्न मनाने के लिए एक आलीशान दरबार लगाया गया, ठीक उसी वक्त भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक भयानक अकाल से जूझ रहा था। मतलब एक तरफ शाही दिखावा और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत। इसके बीच कितनी गहरी खाई थी, यह उसका सबसे बड़ा सबूत था। और इस खाई को, इस विरोधाभास को और भी गहरा करने का काम किया वाइसरॉय लॉर्ड लिटन ने। उनकी नीतियां वो साम्राज्य की दमनकारी सोच का एक जीता जागता सबूत थी। देखिए, लिटन ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि जो स्थानीय भाषाओं के अखबार हैं वो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगा रहे हैं। अब इसे रोकना था। तो इसे रोकने के लिए वो 1878 में लेकर आए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। मकसद बिल्कुल साफ था, सरकार की आलोचना करने वाली हर आवाज को बंद कर दो। ये प्रेस की आज़ादी पर एक खुला और सीधा हमला था। पर लिटन साहब यहीं नहीं रुके। उन्होंने देखा कि नाटकों के जरिए भी विरोध हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट ले आए। फिर उन्होंने सिविल सर्विसेज में बैठने की अधिकतम उम्र 21 से घटाकर 19 साल कर दी। क्यों? ताकि भारतीयों के लिए इस परीक्षा को पास करना लगभग नामुमकिन हो जाए। और इतना सब काफी नहीं था तो उन्होंने एक महंगा और बिल्कुल गैर जरूरी दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध भी शुरू कर दिया, जिसका सारा का सारा बोझ किस पर पड़ा? भारतीय खजाने पर। तो यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि क्या कोई ऐसा साम्राज्य जिसकी बुनियाद ही कंट्रोल पर टिकी हो, वो कभी एक आजाद प्रेस या विचारों की आजादी को बर्दाश्त कर सकता है? शायद नहीं। और लिटन की नीतियां इसी नहीं का जवाब थीं। अब लिटन की इन सख्त नीतियों से जो माहौल बना, जो तनाव पैदा हुआ, उसे शांत करने के लिए एक नए वाइसरॉय को भेजा गया। इनका नजरिया लिटन से बिल्कुल 180 डिग्री अलग था। इनका नाम था लॉर्ड रिपन। तो रिपन का मिशन एक तरह से डैमेज कंट्रोल था। उन्होंने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? 1882 में उस दमनकारी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया। प्रेस को वापस आज़ादी मिली। फिर मजदूरों की हालत सुधारने के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पास किया। और उनका जो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम था, वो था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्वशासन की शुरुआत। ये पहली बार था जब भारतीयों को अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में सीधे तौर पर हिस्सा लेने का मौका मिल रहा था। और पता है, उनके इन्हीं कदमों की वजह से लॉर्ड रिपन को आज भी भारत में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये सच में एक बहुत बड़ी बात थी, जिसने आगे चलकर शासन में भारतीयों की भागीदारी की एक मजबूत नींव रखी। अच्छा, रिपन के बाद जो वाइसरॉय आए, उनके दौर में साम्राज्य का फोकस बदल गया। अब ध्यान बाहरी सीमाओं को मजबूत करने पर था। लेकिन
मजे की बात यह है कि ठीक इसी वक्त भारत के अंदर एक नई पॉलिटिकल पावर जन्म ले रही थी। तो इस दौर में आप कह सकते हैं दो कहानियां एक साथ चल रही थी, पैरेलल। एक तरफ था साम्राज्य, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड लैंसडाउन के अंडर, जो बर्मा पर कब्जा कर रहा था, अफगानिस्तान के साथ ड्यूरेंड लाइन तय कर रहा था, मतलब अपनी सरहदें पक्की करने में लगा था। और ठीक उसी वक्त भारत के अंदर क्या हो रहा था? यहाँ के पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल्स, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर रहे थे। ये एक दिलचस्प बात है। साम्राज्य का पूरा ध्यान बाहर की तरफ था और असली चुनौती तो देश के अंदर ही तैयार हो रही थी। और फिर हम पहुंचते हैं सदी के आखिर में, और ये अंत अपने साथ लेकर आया संकटों का एक पूरा तूफान। ये दौर था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का, और ऐसा लगने लगा था कि अब साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ रही है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के टाइम में तो जैसे मुसीबतों की बाढ़ आ गई। 1896 में एक बार फिर से देश में भयानक अकाल पड़ा। फिर अगले ही साल 1897 में बॉम्बे में प्लेग की महामारी फैल गई, जिसने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। हाँ, सरकार ने अकाल की जांच के लिए एक लारियल कमीशन जरूर बनाया, पर लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। और इसी बढ़ते गुस्से का नतीजा 1897 की यह घटना थी। पूना में चापेकर बंधुओं ने 2 ब्रिटिश अफसरों, रैंड और आयर्स्ट की हत्या कर दी। इन अफसरों पर प्लेग कंट्रोल के नाम पर बहुत ज्यादा क्रूरता बरतने का आरोप था। देखिए, ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये भारतीय राष्ट्रवाद के एक क्रांतिकारी और हाँ, एक हिंसक अध्याय की शुरुआत का साफ संकेत था। तो चलिए परीक्षा के नजरिए से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। लॉर्ड लिटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, लॉर्ड रिपन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882, लॉर्ड डफरिन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना 1885, लॉर्ड लैंसडाउन, ड्यूरेंड लाइन 1893 और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, रैंड और आयर्स्ट की हत्या 1897। बस ये कुछ खास पॉइंट्स हैं जो इस पूरे दौर की कहानी बताते हैं। तो अगर इस पूरी कहानी के फ्लो को देखें तो ये 4 स्टेप्स में सामने आती है। सबसे पहले आया दमन, लिटन के अंडर, जिससे टेंशन बढ़ी। फिर आया सुधार, रिपन के अंडर, जिसने इस टेंशन को कम करने की कोशिश की। इसके बाद आया कॉन्सोलिडेशन, यानी बाहरी मजबूती पर फोकस, और इस दौरान अंदर का प्रेशर बढ़ता रहा। और आखिर में आया संकट का दौर, जब ये अंदरूनी प्रेशर हिंसा के रूप में फट पड़ा। ये विश्लेषण हम लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की टीम की तरफ से लेकर आए हैं, जहां हम सभी प्रतियोगी और स्कूल परीक्षाओं के लिए क्वालिटी स्टडी मटेरियल मुहैया कराते हैं। तो दमन, फिर सुधार और फिर प्रतिरोध, ये एक साइकिल था जो 19वीं सदी के आखिर में पूरा हुआ। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल छूट जाता है कि इसके बाद क्या? साम्राज्य और भारत के लिए अगला साइकिल क्या होने वाला था? यही वो सवाल है जो हमें सीधा 20वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ऐसे ही और एजुकेशनल एनालिसिस में दिलचस्पी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कोई भी जानकारी चाहिए या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है।